अनुच्छेद नंबर 2 ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। चबाने की च्युइंगम के बारे में इसमें बताया गया है। चबाने की एक गोंद होती है जिसे हम लोग च्युइंगम गम कहते हैं। आप लोग ने अक्सर खाया होगा च्युइंगम गम की खोज मेक्सिको के जंगलों में मायान लोगों ने 1000 वर्ष पूर्व माने पहले की थी। उन्होंने पाया कि एक सैपोडिला नामक पेड़ से कोई एक तरल पदार्थ बह रहा है, जैसे कि गोंद के रूप में। जब वह बाहर निकल आता है तो गाढ़ा हो जाता है। वे इसे चिकल कहते थे। क्या कहते थे? चिकल के नाम से इसे उन्होंने उसका नाम क्या दिया? चिकल दिया। इसे चिकल कहते थे, जो चबाया जा सकता था और स्वादिष्ट होता था। आज भी चिकलोरे कहे जाने वाले श्रमिक चिकल का संग्रह करते हैं और चिकल को उसका पानी टहनी के लिए उबाला जाता है। इसके बाद इसके बड़े टुकड़े प्रत्येक लगभग 30 पाउंड या 14 किलो के बनाए जाते हैं। इन टुकड़ों को गोंद की फैक्ट्री में भेजा जाता है। वहाँ इसे मीठा, नरम, सुगंधित और रंगीन बनाने के लिए अनेक चीज़ों के साथ मिलाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे अनुच्छेद 2 था, जिसका शीर्षक चिंगम था, और इसमें एक प्रकार का तरल पदार्थ जो निकलता था उसे चिंगम गम कहते थे, और इसको हम लोग अब चिंगम के नाम से चबाते हैं। तो उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तित किया जाता है। इसके यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जिसे हम लोग कहेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, क्योंकि 6 से 10 तक 5 इसमें जो होंगे वो होंगे इसके। ठीक है, तो क्या है? चबाने वाली गोंद की खोज थी मायान की सैपोडिला, चिकलोरी या गोंद की फैक्ट्री। चबाने वाली गोंद की खोज थी मायान लोगों ने की थी। किसने की थी? मायान लोगों ने चबाने वाली गोंद की खोज की थी। ठीक है ना। चलो, वे श्रमिक होते थे जो चिकल एकत्र करते थे। चिकलोरे, मायार, मगर, सैपोडिला या चिकलेरो नाम से। ठीक है, इसके लिए बी ऑप्शन सही होगा। क्या? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए, प्रश्न नंबर 8वां है कि चिकल के बड़े टुकड़े कहाँ भेजे जाते थे? तो आपको मालूम होना चाहिए। गोंद की फैक्ट्री में चिकल के बड़े टुकड़े भेजे जाते थे। कहाँ? गोंद की फैक्ट्री में चिकल के बड़े टुकड़े भेजे जाते थे। चलिए, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, गोंद की फैक्ट्री में चिकल के बड़े टुकड़े भेजे जाते थे। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। सातवें प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलेंगे। 9 में कहता है चिकल में बहुत से पदार्थ निम्न सभी के लिए मिलाए जाते थे। सिवाय नरम बनाने के, सिवाय सुगंधित बनाने के, सिवाय गाढ़ा करने के, सिवाय मीठा बनाने में। देखो, नरम करने में भी, सुगंधित करने में भी और मीठा करने में भी बहुत से पदार्थ मिलाए जाते थे, लेकिन गाढ़ा करने के लिए कोई पदार्थ नहीं मिलाया जाता था। तो इसके लिए गाढ़ा ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सिवाय गाढ़ा करने के अलावा और सभी चीज़ों के लिए निम्न में कुछ ना कुछ मिलाया जाता था। तो ये हमारे ऑप्शन 9 में के लिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए, इसी प्रकार से चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न का, और इस अनुच्छेद के अंतिम प्रश्न की तरफ लिखा है। इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक है गोंद, चिकलोरे, चिकल की कथा, च्युइंगम की कथा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, च्युइंगम की कथा बिल्कुल सही और सटीक, सबसे महत्वपूर्ण इसका अनुच्छेद का शीर्षक होगा। चलिए, आशा करते हैं आपको दूसरा जो हमारा अनुच्छेद था उसे समझ में आया होगा। आप तीसरे अनुच्छेद की तरफ बढ़ेंगे और आपको पूरा अनुच्छेद पढ़ाने के बाद जो इसके ऑप्शन होंगे उसको भी हल करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पढ़िए। भारत तीर्थ यात्रियों और तीर्थ यात्राओं का देश है। भारत जो है तीर्थ यात्रियों और तीर्थ यात्राओं का देश है। ये पवित्र स्थान चाहे पहाड़ों पर हो या मैदानों में, सामान्यतः या तो नदियों के तटों पर स्थित है या समुद्र के तटों पर। इन इस तीर्थ स्थानों पर जाने वाले केवल धार्मिक लोग ही नहीं होते, वरन सारे भारत से और विदेशों से पर्यटक और सैर सपाटे वाले लोग भी यहाँ आते हैं। ठीक है ना, सैर सपाटे वाले लोग भी यहाँ पर आते हैं। इसका अनुच्छेद का जो अगला भाग है उसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? आते हैं जहाँ कहीं 2 या अधिक नदियाँ मिलती हैं, तीर्थ यात्री वहाँ पर
पूजा स्नान करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि वह स्थान पवित्र होता है। ऐसा ही एक स्थान हरिद्वार जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। चलिए, ये हमारे महत्वपूर्ण समझ में जो हमारा तीसरा अनुच्छेद था वो समझ में आया होगा। इसके जो प्रश्न है वो भी हम लेंगे। प्रश्न नंबर 11वां तक चलेंगे। 11वां से इसके प्रश्न शुरू होंगे। तो 11वां क्या कह रहा है, सबसे पहले 11वां प्रश्न को देखेंगे तो आप लोगों की स्क्रीन पे समझ में आएगा कि पवित्र स्थानों पर जाने वाले लोग होते हैं धार्मिक, सैर सपाटा करने वाले, बच्चे, व्यापारी, पर्यटक, समुद्री यात्री। सी पर्यटक, इसके लिए जो ऑप्शन सही होगा सी पर्यटक। जो पर्यटक लोग होते हैं वो पवित्र स्थानों को पर जाने वाले लोग, धार्मिक सैर सपाटा करने वाले पर्यटक होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पर्यटक कहते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 12 की तरफ, प्रश्न नंबर 12 की तरफ, और इसके सारे ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। चलिए बताइए प्रश्न नंबर कौन सा ऑप्शन है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सामान्यता का पर्यायवाची है। सामान्यता मतलब होता है आमतौर पर, ठीक है ना। इसका पर्यायवाची मतलब बराबर का शब्द, समान। तो सामान्यता मतलब बराबर या आसमान या समान या सरल तरीके से। तो इसके लिए सामान्यता मतलब सरल तरीके से, सामान्यता मतलब सरल तरीके से, जो इसका तरीका है वो सरल होना चाहिए। सरल तरीका मतलब सामान्यता होना चाहिए, बिल्कुल उसमें कोई भी हर चीज़ जो सामान्यता हो, सरल तरीका। इसके लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। तो डी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग देख सकेंगे। और 13वें प्रश्न की तरफ चलेंगे और आप लोग इसे पढ़ेंगे ध्यान से, तो इसके भी आंसर आपको समझ में आएगा कौन सा ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। उस स्थान को पवित्र माना जाता है जहाँ 2 या 2 से अधिक नदियाँ मिलती हैं। इस कथन में शब्द पवित्र का विलोम शब्द है। देखो, विलोम माने होता है उल्टा, ठीक है। पवित्र का अपवित्र होता है, अपवित्र, अपावन, चाहिए। तो ईश्वरीय, अपावन, धार्मिक या धर्मनिष्ठ, तो आपको मालूम होना चाहिए। इसके लिए अपावन मतलब जिसमें पवित्रता ना हो, उसे हम लोग अपावन के नाम से भी जानते हैं। तो इसके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 14वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपके स्क्रीन पर इसके ऑप्शन भी हैं। तो आप लोग पढ़ के हमें बताएंगे इसका सही ऑप्शन कौन सा है। लोग गंगा नदी में स्नान और पूजा के लिए आते हैं क्योंकि इसका जल पवित्र, साफ और स्वच्छ, शीतल या स्वास्थ्यवर्धक। तो ए ऑप्शन इसके लिए सही होगा। पवित्र, इसका जल पवित्र होता है, इसका जल पवित्र होता है, गंगा नदी का जल पवित्र होता है, इसलिए लोग इसकी पूजा करते हैं। क्या करते हैं, लोग इसकी पूजा करते हैं। चलिए 15वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये इस अनुभाग का यानी कि अध्याय का अंतिम प्रश्न होगा, तो हमारा अनुच्छेद 3 पूर्ण हो जाएगा। यहाँ पे लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं क्योंकि वे होते हैं खोजी, विरोधी, वृद्ध, यात्री यानी कि डी ऑप्शन इसके लिए सही होगा। इन चारों ऑप्शनों में इसका जो बिल्कुल सटीक आंसर होगा वो यात्री यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए साथियों, चलते हैं अंतिम उसे ध्यान से पढ़ते हैं। आपने लिखा है, अपने बीजों का छाल और पत्तियों के औषधीय लाभों के कारण नीम के वृक्ष को गांव का औषधालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गांव का औषधालय। मतलब औषधालय मतलब होता है जिसमें औषधियाँ मिलती हों, ठीक है। ये एक संस्कृत में है, संस्कृत में इसे अरिष्ट कहा जाता है। संस्कृत में हम नीम को अरिष्ट के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है साथियों कि संस्कृत में नीम को हम क्या कहते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए अरिष्ट कहते हैं। तो तभी हम कह रहे हैं आपको जो हमारा ये जो पूरा अनुच्छेद है इसे ध्यान से पढ़ेंगे और फिर इस बारी बारी से सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे, ठीक है। आगे हम शुरू करते हैं। लिखा है, इसका अर्थ है जिसका अर्थ निर्दोष, नष्ट ना होने वाला, पूर्ण कीटों के नियंत्रण में नीम का तेल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इसका उपयोग मच्छर प्रतिरोधक के विकल्प के रूप में भी किया जा सकता है। नीम के बीजों की खली उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होती है और नीम की पत्तियों का लेप चेचक की चिकित्सा में काम में आता है, ठीक है। नीम की टहनियाँ, जिन्हें सामान्यतः दातून कहते हैं, गांवों में दांत के ब्रुश के रूप में प्रयुक्त होती है। मक्खियों और पशुओं की निकलियों पर इनके नियंत्रण के लिए छाल और जड़ों का उपयोग भी चूर्ण के रूप में होता है।
तो ये हमारे दैनिक जीवन में जो नीम का वृक्ष है उसका उपयोग के बारे में चर्चा की गई है। सामान्यतः जो इसके प्रश्न निकल के आएंगे उन्हें हमें ध्यान से देख आंसर देना है। बच्चों को क्या करना होता है, सबसे पहले जो भी हमारा अनुच्छेद दिया उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। पढ़ने के बाद इसके सारे प्रश्नों के आंसर देने का प्रयास करें। सबसे पहले औषधालय क्या है, देखो पहले ही प्रश्न बन गया कि औषधालय क्या है। कृषि भूमि, औषध भंडार, खेल का मैदान या फार्म हाउस। आप देखते हैं कृषि भूमि जमीन से रिलेटेड, औषधालय औषध भंडार जहाँ पे औषधियाँ रखी जाती हैं उसे हम कहते हैं औषध भंडार, ठीक है ना। जिस तरीके से हम मेडिकल स्टोर जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेडिकल स्टोर या औषध भंडार, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। खेल का मैदान तो आप जानते हैं जहाँ पे खेला जाता है खेल। और फार्म हाउस में क्या होता है, फार्म हाउस में बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं उसमें खेती की जाती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसके लिए बी सही है। आइए साथियों चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 2 में, और 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं कि नीम के पेड़ का किसान के लिए उपयोगी भाग है। तो आप जानते हैं बीज, टहनियाँ, छाल, पत्तियाँ। आपको मालूम होना चाहिए बीज से जब हम लोग क्या करते हैं, बीज से जब हम लोग तेल निकालने के बाद जो खली बचती है वो किसान के उर्वरक के काम आती है। किस काम आती है, किसानों के उर्वरक के काम में आती है। तो नीम के पेड़ का किसान के लिए जो उपयोग होता है वो होता है उसकी बीज। चलिए इसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर्दोष का पर्यायवाची है। पर्यायवाची माने होता है समानार्थी शब्द, पर्यायवाची माने होता है समानार्थी शब्द। तो इसके जो ऑप्शन है निर्दोष का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पे रहे हैं आपके दोष रहित, त्रुटिहीन, बेजोड़ या कुरूप, ठीक है। निर्दोष का मतलब होता है दोष रहित, जिसका कोई दोष ना हो, ठीक है। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द के नाम से इसको हम जानते हैं, हम लोगों ने पर्यायवाची या समानार्थी शब्द के रूप में इसे पढ़ा था। चलिए चौथा प्रश्न है कि अनुच्छेद में शब्द कीट से तात्पर्य है। ए फसल नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़ों से, या क्रुद्ध व्यक्ति, सी गंदा पानी, डी प्रदूषण। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, फसल नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़ों को हम लोग कीट के नाम से प्रस्तुत करते हैं या जानते हैं, ठीक है ना। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब कीट पतंगे किसानों की फसल को नष्ट कर देते हैं तब इस शब्द का उपयोग होता है। चलिए इस अनुच्छेद का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न नंबर 5, गांवों में नीम का उपयोग दांत के ब्रश के रूप में किया जाता है। जो गांवों में हमारे दांतों को ब्रश करने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, जड़ों को, पत्तियों को, टहनियों को, बीज की खली को। तो आप लोगों को मालूम है जब हम लोग दातून करते हैं नीम से, टहनियों से करते हैं, क्योंकि टहनी हमारी ब्रश नुमा हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इस कारण हमारा जो ऑप्शन सही होगा तो सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा। साथियों प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आंसर आपको मिल ही जाएगा। अनुच्छेद की तरफ आपकी स्क्रीन पर अंतिम अनुच्छेद आ गया है। इस अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसके आंसर को भी आप दे पाएंगे। जो महत्वपूर्ण 5 उत्तर प्रत्येक पैराग्राफ के होते हैं, जिसे अनुच्छेद के होते हैं। सबसे पहले इसे हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। क्या कहता है, अजीत का जन्मदिन था। उसके सभी मित्र और संबंधी एकत्र हुए थे। उसे कई भेंटें मिली, उनमें किताबें, खिलौने और कपड़े थे। अजीत की चाची ने उसे एक आश्चर्यजनक भेंट दी। क्या दिया? वह था गुलाब का एक पौधा। अजीत को चाची की भेंट सबसे अधिक पसंद आई। चाची की जो भेंट थी उसे सबसे अधिक पसंद आई और वह भागकर बगीचे में गया, उसे वहां पर रोप दिया। अजीत रोज ही उसे सींचता था। वह ज्यों ही सुबह उजागता भागकर देखने जाता कि वह कितना बड़ा हो गया है। एक दिन उसने देखा कि दो छोटी कलियां बाहर झांक रही थीं। वह कलियों से सुंदर पीले गुलाब बनते देखता रहा। वह प्रसन्न और रोमांचित था। उसने अपनी माँ की मदद से फूल तोड़े। उसने वे पहले 2 गुलाब अपनी माँ और बहन को भेंट किए। अजीत ने निर्णय किया कि वह अपने बगीचे में और भी पौधे लगाएगा।
तो ये हमारा जो पैराग्राफ था महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ है जो हमारा पर्यावरण से संबंधित है। तो इस प्रकार के प्रश्न अब हमारे नवोदय विद्यालय के दूसरे भाग में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसे हम ईवीएस के नाम से जानते हैं। चलिए इस प्रश्नों के उत्तर देंगे, 16 से 20 तक के सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोग इस देंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि जन्मदिन पर अजीत को सबसे अच्छी भेंट क्या मिली? रेस कार, कमीज, गुलाब का पौधा या किताब? तो आप लोगों ने अभी पढ़ा जिस तरीके से, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुलाब का पौधा जो उसकी चाची ने दिया था वो बिल्कुल अनमोल था, तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन सही है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। साथियों जो 4 महत्वपूर्ण प्रश्न बचे हैं उनके आंसर आप लोग देंगे और इसके बाद इस लाइव सेशन को विराम करेंगे। चलिए 4 प्रश्न, अंतिम 4 प्रश्न हमारे। ज्यों ही अजीत जागता वह पढ़ना प्रारंभ कर देता था, पौधे की ओर दौड़ता, स्नान करता, स्कूल चल देता। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी था कि पौधे की ओर दौड़ता। ठीक है, इसने पौधा लगाया था तो इसलिए वो पौधे की ओर दौड़ता था। ठीक है, चलिए ऑप्शन प्रश्न नंबर 18 की तरफ चलेंगे, जिसके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। आप लोग ऑप्शन में कौन सा उत्तर बिल्कुल सही है उसे बताएंगे कमेंट के जरिए। चलिए, पहले गुलाब में कितनी कलियाँ आईं? पहले गुलाब में कितनी कलियाँ आईं? 1 2 3 4, तो 2 कलियाँ आई थी। कितनी? 2 कलियाँ आई थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19 जो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान से पढ़ते हैं। अजीत ने पहले 2 गुलाब किसे भेंट किए? अजीत ने पहले 2 गुलाब किसे भेंट किए? मित्र को, चाची को, माँ और बहन को, माँ और चाची को। तो माँ और बहन को सबसे पहले 2 कलियाँ जो फूल खिले थे उन्हें माँ और बहन को भेंट किए। चलिए अंतिम प्रश्न आज का जो आपके लिए अंतिम प्रश्न है। चलिए अंतिम प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। रोमांचित शब्द का अर्थ क्या होता है? रोमांचित शब्द का अर्थ क्या होता है? उदास, उत्तेजित, भयभीत, चकित। तो उत्तेजित, क्या? रोमांचित का उत्तेजित, सी ऑप्शन भी सही होगा। ठीक है साथियों, आज के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए हम लेके आए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आप लोगों ने इसे पढ़ा। तो आशा करते हैं ये सारे प्रश्न जो थे आपने समझे होंगे और इसी प्रकार के प्रश्न हमारे नवोदय विद्यालय सैनिकपुर बेस परीक्षा में और आरएमएस पब्लिक स्कूल की परीक्षा में आप हिंदी माध्यम से इस प्रकार की भाषा परीक्षण का जो भाग होता है उसमें इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आप लोगों को इस प्रकार की तैयारी करते रहना है और दिए गए प्रश्नों को तैयार करते रहना है और अपने जो भी आपका लक्ष्य है उसे पाने के लिए आप अपनी तैयारी को आगे करते रहेंगे। तो मैं सोहनलाल आपसे यहीं से विदा मिलेंगे कल इसी समय आपको एक महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी सोहनलाल। जय हिंद, जय भारत।